हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्लास 8 का। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में सबसे पहले पढ़ेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो। विच गिव्स आउट देयर ओन लाइट, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी खुद की अपनी लाइट होती, जैसे कि सन हो गया, बल्ब हो गया, इनकी अपनी लाइट होती है। ठीक है। दूसरा है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट जिनकी अपनी लाइट नहीं होती है, जैसे हो गया बुक हो गया, ट्री हो गया, या आप कह सकते हो स्टार्स है, मून्स है। स्टार की और मून की भी अपनी लाइट नहीं होती, वो किसकी लाइट से जलते हैं? सन की लाइट से जलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस। जब किसी सरफेस पर कोई लाइट टकराती है और टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस चली जाए। सपोज ये एक सरफेस है, ये लाइट आई, यहाँ टकराई इस सरफेस पे और टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस चली गई, जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में वापस चली गई, तो इसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। नेक्स्ट है ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ओपेक ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनके आर पार आपको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, ओपेक हो गए बिल्कुल। तो एब्जॉर्ब सम ऑफ द लाइट, ऐसे ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं? कुछ लाइट एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो उसके ऊपर पड़ती है, और बाकी जितनी लाइट होती है उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। ठीक है। जैसे अगर आपको एग्जाम्पल देना है ओपेक ऑब्जेक्ट का, तो आप बुक लिख सकते हो। ठीक है, बुक के ऊपर जितनी भी लाइट पड़ेगी उसमें से वो थोड़ी सी एब्जॉर्ब कर लेगी और बाकी जो है वो रिफ्लेक्ट कर देगी सारी की सारी। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके आर पार आपको दिखाई दे। तो आर पार आपको दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब क्या है? जितनी भी लाइट उस पर पड़ रही है वो सारी की सारी लगभग उसमें से पास हो जा रही है। बहुत थोड़ी बहुत लाइट वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी सब उसमें से पास हो जा रही है। नेक्स्ट है स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस होता है बिल्कुल चिकना सरफेस, यानी ऐसा सरफेस जिस पर लाइट आई और तुरंत वापस चली गई, लगभग सारी की सारी लाइट जो है वो वापस चली जाए। तो इन्होंने एग्जाम्पल दिया उसका, शाइनी स्टेनलेस स्टील सरफेस। जैसे आप चम्मच ले सकते हो, प्लेट ले सकते हो, सब स्टेनलेस स्टील के होते हैं। वो वाला जो सरफेस होता है उस पर जब लाइट पड़ेगी तो वो क्या करेगा? अधिकतर लाइट को जितनी भी उसके ऊपर पड़ी है उस सारे को रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है। अभी पहले रेगुलर रिफ्लेक्शन, जब आपकी लाइट किसी बिल्कुल प्लेन सरफेस पे पड़ती है, जैसे आपने मिरर मान लिया, बिल्कुल प्लेन होता है, चिकना होता है, तो लाइट ऐसे आई, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग ये जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा। सपोज एक और लाइट आई इसी के पैरेलल यहाँ पर, तो ये जाएगी भी ऐसे। मतलब जो ये लाइंस अगर पैरेलल आ रही हैं तो ये जब जाने वाली हैं ये भी बिल्कुल पैरेलल जाएंगी। मेरी थोड़ी सी गड़बड़ बनी है, मैं दोबारा बनाती हूँ। जस्ट सपोज ये लाइट देखो, ये आई, ये आई, ये आई, तीन लाइट आई हैं और ये तीन लाइट बिल्कुल बराबर ऐसे ऐसे ही वापस चली जाएगी। ये किस में होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन में होता है। जब ये आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है, इसे हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। इसमें क्या हुआ, जो हमारी लाइट आई थी वो अनइवन सरफेस था, जैसे उबड़ खाबड़ सरफेस था, इस पर लाइट आ रही है। सपोज लाइट आई तो ऐसे ही पैरेलल थी, बट क्योंकि जब जिस जगह पर ये टकराई है वहां पर हर एक का एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग अलग हो गया, तो इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी अलग अलग हो जाएगा। ये ऐसे गई, ये हो सकता है ऐसे जाए, ये हो सकता है ऐसे जाए। ठीक है। तो ये कैसे हो रहे हैं? टेढ़ी मेढ़ी वापस जा रही है, आ रही है सारी सेम डायरेक्शन में आ रही है, बट जब जा रही है तो कैसे जा रही है? टेढ़ी मेढ़ी जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ये जो सरफेस है ये इरेगुलर सरफेस है। इरेगुलर सरफेस से क्या हो रहा है, जब यहाँ पर इस पॉइंट पर देखो, इन तीन पॉइंट्स पर लाइट इंसिडेंस हुई, तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना, यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा और यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, ये तीनों एंगल अलग अलग होंगे। जब ये एंगल अलग अलग होंगे तो रिफ्लेक्शन वाले एंगल भी कैसे होंगे? अलग अलग होंगे, और जो लाइट होगी वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ना जाकर इधर उधर फैल जाएगी। इसीलिए हम उसे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कह रहे हैं, या हम इसे इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं। हाँ, अब पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमें कुछ टर्म्स पहले याद करने होंगे, दैट इज इंसिडेंस रे, दूसरा होता है
रिफ्लेक्टेड रे, तीसरा है इंसिडेंस एंगल, और चौथा है रिफ्लेक्टेड एंगल। एक चीज और, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर होता है। ये आपका सपोज एक प्लेन सरफेस है और ये आपने यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया है 90 डिग्री के एंगल पर, बिल्कुल ठीक है। ये इंसिडेंस रे किसे कहते हैं? जो लाइट आ रही है और किसी सरफेस से टकरा रही है उसे हम इंसिडेंस रे बोलते हैं। तो ये वाली जो रे आ रही है इसे हम इंसिडेंस रे बोलेंगे। जब ये सरफेस से टकरा गई और वापस जा रही है तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी, तो इसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे। जो आपका इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है उसे हम रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। तो हमें इसके लॉ पढ़ने हैं। पहला लॉ हमें ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये दोनों के दोनों एंगल हमेशा बराबर होते हैं। दूसरा लॉ हमें ये कहता है कि ये जो इंसिडेंस रे है, इंसिडेंस रे, नॉर्मल और तीसरा है रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों के तीनों लाई ऑन द सेम पॉइंट। तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पर लाई करेंगे ऑन अ प्लेन, किसी एक प्लेन पर। ये एक प्लेन है और तीनों के तीनों देखो इसी पॉइंट पर मिल रहे हैं। ये इंसिडेंस, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, यानी प्लेन मिरर से जो इमेज बनेगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पढ़नी है। जो भी आपका इमेज बनता है वो इरेक्ट होता है। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। अगर आपकी ऑब्जेक्ट ऐसे रखी है तो उसका जो इमेज बनेगा वो भी इसी तरीके से बनेगा, ठीक है। यानी ये एरो वाला पोर्शन ऊपर है तो जो इमेज बनेगा उसमें भी एरो ऊपर होगा। नेक्स्ट है सेम साइज का, जितना इसका साइज है। अगर सपोज ये 2 सेंटीमीटर है तो जो इमेज का साइज होगा वो भी 2 सेंटीमीटर होगा, बिल्कुल सेम साइज के होगा। लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है कि अगर ये कोई फिगर है, ये वाला पोर्शन इसका लेफ्ट है और ये वाला पोर्शन इसका राइट है, तो जो आपकी इमेज होगी उसमें आपको उल्टा दिखाई देगा। जो इसका राइट है वो यहाँ पर राइट और यहाँ पर लेफ्ट दिखाई देगा। जैसे कि आप मिरर में देखते हो अपने आप को, अगर आप अपने आप को देखते हो, आप अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करते हो तो जो इमेज होती है उसका राइट हैंड आपको ऊपर होता हुआ दिखाई देता है। इसे हम कहते हैं लेटरली इन्वर्शन, ठीक है। लेटरली इन्वर्टेड, हाँ ठीक है। नेक्स्ट है बिहाइंड द मिरर, ठीक। जो भी इमेज बनता है वो मिरर के पीछे की तरफ जाकर बनता है। वर्चुअल, वर्चुअल का मतलब होता है कि इमेजनरी है, ठीक है, रियल नहीं है, इमेजनरी है, ठीक। ये 5 बातें मेन होती है और ये क्वेश्चन आपका जनरली पेपर में आता है। नेक्स्ट पॉइंट है इमेज फॉर्म बाय मिरर एट एन एंगल। इसको समझने के लिए यहाँ देखो, आपको बोला कि कोई 2 एंगल, 2 शीशे हैं। सपोज करो एक शीशा आपने ऐसे रखा और एक शीशा आपने ऐसे रखा, ये कुछ पर्टिकुलर एंगल पे रख दिए, ठीक है। जस्ट लाइक दैट, अगर सपोज ये एक शीशा है और ये एक शीशा है, अगर आपने 2 शीशे रख दिए, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ये वाला जो एंगल है, ये आप इस एंगल पर डिपेंड करता है कि आपके किसी भी एक ऑब्जेक्ट के कितने इमेजेस बनेंगे। उसको कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला दिया होता है। यहाँ पर ये जो n होता है ये नंबर ऑफ इमेजेस होता है, ठीक है। थीटा क्या होता है? ये दोनों आपने जो मिरर रखे हैं ये कितने एंगल पे रखे हैं वो कहलाता है थीटा। इसे थीटा बोला जाता है, प्रोनाउंसिएशन इसका थीटा होता है। सपोज करो ये दोनों के दोनों जो मिरर है वो 90 डिग्री के एंगल पर अगर रखे हुए हैं तो हमें कितनी इमेजेस मिलेंगी? 360 को पहले डिवाइड करेंगे 9 से, फिर 1 से माइनस कर देंगे। इसको इससे डिवाइड किया, 4 आया, -1, यानी 3 इमेजेस मिलेंगी। यानी अगर 2 आपके शीशे या मिरर ऐसे हैं जो एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर रखे हुए हैं तो आपको उसमें 3 इमेजेस मिलेंगी, ठीक है। ये आपको बुक में पेज नंबर 216 पे सबसे ऊपर वाला फिगर दिया है उसमें बनाकर दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से अगर सपोज करो, अगर आप ये एंगल बढ़ाकर कम करके 60 डिग्री रख दो, दोनों
मिरर के बीच का एंगल 60 डिग्री रख दो तो आपको 5 इमेजेस दिखाई देंगी एक ही ऑब्जेक्ट की। केवल एक ऑब्जेक्ट की आपको 5 इमेजेस दिखाई देंगी। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपने ये जो 2 मिरर रखे हैं इन मिरर के बीच में कितना एंगल है, उस एंगल पर डिपेंड करेगा कि कितनी इमेजेस आपको दिखाई देंगी। ठीक, इसके बाद एक इसी तरीके का कि आपके जो मिरर्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर एंगल पे आप मोड़ देते हो और मोड़ने के बाद उससे एक टॉय बनाते हो, उसका नाम होता है कैलिडोस्कोप। इस कैलिडोस्कोप का प्रिंसिपल यही होता है कि वो मल्टीपल इमेजेस पर बना होता है। ठीक है, यानी उसमें जो आप ऐसे करते हो उसमें 3 प्लेन मिरर्स होते हैं। ठीक है, जैसा आपका प्रिज्म होता है उस तरीके से आप लेते हो। ठीक, और इन तीनों मिरर को आप एक सिलेंड्रिकल बॉक्स में लगा देते हो और इस तरीके से फिक्स करते हो कि इनके बीच का एंगल 60 डिग्री होता है। ठीक है, अब आप क्या करते हो, उस सिलेंडर को आप गोल गोल घुमाओगे तो इसके अंदर जो भी चीज आपने रखी है, जनरली हम छोटे छोटे कांच के टुकड़े या चूड़ियों के टुकड़े इसके अंदर डाल देते हैं और जब आप उस सिलेंडर को घुमाओगे तो वो चूड़ियों से अलग अलग पैटर्न बनता हुआ आपको दिखाई देगा और पैटर्न बनेगा एक और उसकी मल्टीपल इमेजेस आपको दिखाई देंगी, तो वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। ठीक है, ये एक तरीके का टॉय होता है और पूछा जाता है क्या कि ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो मल्टीपल इमेजेस पर ये बेस्ड है। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। ये जो प्लेन मिरर आपने पढ़ा इसका यूज हम कहाँ करते हैं। सबसे पहला तो आप अपने अपने घरों में देखते हो सभी के सब, जिसमें आप अपनी शक्ल देखते हो, दैट इज प्लेन मिरर। दूसरा इन्होंने दिया है टू रिफ्लेक्ट लाइट ऑन ऑब्जेक्ट। अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट पर की लाइट रिफ्लेक्ट करनी है तो हम उसमें यूज करते हैं इसको। जैसे आपने देखा होगा कहीं आप फोटो खिंचाने के लिए जाते हो, अब तो खैर चेंजेस हो गया, बट फिर भी जो आपके फोटो स्टूडियोज होते हैं वहां पर आप देखोगे कि एक आपका छाता टाइप का रखा होता है, वो सिल्वर कलर का होता है। ठीक है, और फिर वो एक लाइट ऑन कर देते हैं। जैसे वो लाइट ऑन करते हैं तो वो जो सिल्वर कलर का छाता होता है उसके ऊपर लाइट पड़ती है और उससे लाइट आपके ऊपर पड़ती है, तो आपका फेस एकदम क्लियर और साफ साफ वहां आता है, तो वहां हम यूज करते हैं। नेक्स्ट सोलर कुकर। सोलर कुकर आप सबने सुना हुआ होगा कि सन की रेस को ये ट्रैप कर लेता है और जो भी खाना होता है उस खाने को पका देता है। नेक्स्ट है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप जनरली यूज होता है सबमरीन्स में, जो समुद्र के नीचे जहाज चलते हैं उनमें ये पेरिस्कोप यूज होता है। आपने नोबिता डोरेमोन के सीरियल में देखा होगा कि सबमरीन है और ऊपर से उन्होंने एक कोई दूरबीन टाइप की निकाली और वहां से उन्हें दिख गया कि बाहर से कौन आ रहा है या कौन नहीं आ रहा है। तो जो समुद्र में सेना होती है वो अपने दुश्मन को चेक करने के लिए कि वो कितनी दूर पे है और है या नहीं है, वो इस पेरिस्कोप का यूज करती है।